अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल। तो आप लोगों में से कईयों ने ब्लॉकचेन का लफ्ज़ कहीं ना कहीं सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अलबत्ता इस वीडियो में मैं ज़्यादा ब्लॉकचेन की डिटेल में नहीं जाऊंगा और ना ही इसके स्ट्रक्चर को इतना डिटेल में बताऊंगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि ब्लॉकचेन के कोर्स को आप कहाँ से सीख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और रही बात बैंक्स की, तो बैंक्स को जो सबसे बड़ी थ्रेट मिलने वाली है वो किसी कंट्री से नहीं मिलने वाली, किसी ग्रुप से नहीं मिलने वाली, वो मिलने वाली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। और इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से तमाम जो बैंकिंग सिस्टम है वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। तो भाई किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि उसमें फॉल्ट क्या है, डिफेक्ट्स क्या है और इश्यूज़ क्या है, वरना रिप्लेस करने का क्या फ़ायदा। तो जो करंट सिस्टम है उसके अंदर जो सबसे मेजर इशू है वो है हाई ट्रांजेक्शन फीस। सपोज करें कि आपने किसी बंदे को बैंक के जरिए $100 भिजवाए, लेकिन बैंक ने उसमें से $2 की फीस डिडक्ट की और जो पहुंचे वो पहुंचे $98। तो बहुत से लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा कि फीस डिडक्ट हो रही है, बहुत से केसेस में फीस बहुत ही माइनर होती है। लेकिन CNN मनी रिपोर्ट के तहत ये पता चला है कि बैंक ऑफ अमेरिका और वेल फार्गो जैसे बैंक ने 6 बिलियन से ज़्यादा कमा है सिर्फ ये जो छोटी मोटी जो फीस होती है, ट्रांजैक्शन फीस, इसके जरिए। ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत से लोगों के लिए माइनर है, बहुत से लोगों के लिए मेजर, और ये हमेशा रहेगा। और जो दूसरा इशू है वो है डबल स्पेंडिंग। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि डबल स्पेंडिंग क्या होती है। डबल स्पेंडिंग ये होती है कि एक वक्त में आपने दो बंदों को या दो से ज़्यादा बंदों को आपने मनी ट्रांसफ़र करें। जैसे कि मेरे पास है $400 और मैंने एक बंदे को दिए $300 और दूसरे बंदे को $300 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे। अब इससे क्या होगा, इससे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन वैलिड है, और ये ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कॉर्नर पे फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे मेजर इशू है जो हमेशा रहेगा वो है बैंक को आने वाले क्राइसिस। अगर कोई भी क्राइसिस आता है बैंक को, तो उससे जो है बैंक के तमाम मेंबर सब मुतासिर होंगे। तो इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका हल है बिटकॉइन के जरिए यूजिंग ब्लॉकचेन। अब देखो, अब बैंक के पास जो है ना सेंट्रलाइज पावर होती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, आपने किन किन लोगों को पैसे भेजे, यानी आपकी जो जितनी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो सब आपको पता होती है। लेकिन बैंक में कितने लोगों ने ट्रांजैक्शन कराई और बैंक कहाँ का इन्वेस्ट कर रहा है, ये तमाम जो मालूमात है ये आप लोगों को नहीं पता होती, ये सब पता होती है बैंक को। इस तरह से बैंक के पास जो सेंट्रलाइज पावर आ जाती है, उसके पास तमाम लोगों का तमाम डेटा होता है। और इस तरह से एक ये भी इशू जनरेट हो सकता है कि इस चेन में मिसाल के तौर पर $100 भिजवाए, लेकिन बैंक ने क्या करा, जिसको देने थे उसको $90 दिए, ये कहकर के भेजने वाले ने $100 भिजवाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये इशू हमेशा रहेगा। अब इसका जो हल है वो है ब्लॉकचेन के जरिए यूजिंग बिटकॉइन। जब आप ब्लॉकचेन के मेंबर बनते हैं तो ब्लॉकचेन में स्टार्ट से होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो सब आपके पास भी आ जाती है। मिसाल के तौर पे जितने भी मेंबर हैं, मिसाल के तौर पर ब्लॉकचेन में हज़ारों मेंबर हैं, तो हज़ारों लोगों के पास तमाम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी जब से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है। तो ये सेंट्रलाइज्ड पावर का जो मसला है ये ब्लॉकचेन ने हल कर दिया है। यानी आपके पास तमाम हिस्ट्री होगी ट्रांजैक्शन की जब आप ब्लॉकचेन के मेंबर बनेंगे। तो इससे जो ट्रांजैक्शन में छेड़छाड़ का जो डाउट है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कैसे? अगर आप दो बंदों के बीच ट्रांजैक्शन होती है और तीसरा बंदा आके बीच में बोल दे कि नहीं भाई, मेरे पास जो डेटा है वो इस तरह बता रहा है कि तुमने इतने भेजे थे और आए इतने, लेकिन जो उस बंदे के पास जो डेटा होगा ना वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी बंदे हैं, मेंबर हैं उस ब्लॉकचेन के, उन सबके पास जो डेटा है वो सेम है, और सिर्फ जो एक बंदा है उसका डेटा अलग है। इससे पता चल जाएगा कि उस बंदे ने डेटा में कोई ना कोई छेड़छाड़ की है। और दूसरा मसला रहा फीस का, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी बंदे के बीच कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। और अब रहा मसला डबल स्पेंडिंग का। जैसे कि मैंने कहा, डबल स्पेंडिंग, एक वक्त में दो बंदों को एक साथ अगर आप पैसे भिजवाएंगे, सेंड करेंगे, तो आज का जो सिस्टम है, मौजूदा सिस्टम बैंकिंग का, वो इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। जबकि ब्लॉकचेन के जरिए जो डबल स्पेंडिंग है वो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो बिटकॉइन का जो सिस्टम है वो क्रिप्टोग्राफी के मैकेनिज्म को यूज करता है जो इसकी क्रिएशन और मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। अब ये बिटकॉइन आप इस तरह से समझ लो कि ये एक फर्जी करेंसी, डिजिटल करेंसी है। अब दूसरा सवाल ये आएगा, अगर ये फर्जी करेंसी है तो क्या हम भी बना सकते हैं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी के मैकेनिज्म को यूज करके अपनी क्रिएशन और मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, यानी ब्लॉकचेन वाकई में है क्या? तो ब्लॉकचेन जो है दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला कि ब्लॉकचेन नाम से जाहिर है कि ब्लॉक और चेन, यानी एक ऐसी चेन जिसमें ब्लॉक जुड़े हुए हो।
अब ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक करंट टाइम में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उन सबका कलेक्शन है और उसको हैश कोड के साथ एक ब्लॉक बना दिया जाता है और उसको एक ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाता है, तमाम जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके साथ। और ये ब्लॉक चेन जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तरह से अंदाज़ा लगा कि हर 5 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट होता है। तो इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो एडिट नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमानेंट ब्लॉक के साथ वैलिडेशन के बाद हमेशा के लिए जुड़ जाता। अब सवाल आया हैकिंग का, तो क्या इसमें हैकिंग पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं। वो कैसे नहीं? क्योंकि बैंक का कोई भी सिस्टम हो उसमें हमेशा कोई ना कोई हैकिंग का कॉर्नर रहता है, हैक किया जा सकता है, लेकिन ब्लॉक चेन में नहीं किया जा सकता। इसको इस तरह से समझते हैं कि ये रहा बंदा और ये है बैंक और ये है दूसरा बंदा। आपने इस बंदे को बैंक के ज़रिए पैसे भिजवाए। अब इस चेन के अंदर कहीं भी हैकर ने आके अटैक कर सकता है और उस ट्रांजैक्शन को एडिट कर सकता है, लेकिन ब्लॉक चेन में इस तरह नहीं है। ब्लॉक चेन में एक पूरा जाल बिछा हुआ है। जितने भी मेंबर हैं, जितने भी हज़ारों की तादाद में मेंबर हैं, उन सब के पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का डेटा होता है। मिसाल के तौर पर इस बड़े से जाल में आप दो बंदों के दरमियान ट्रांजैक्शन होती है और किसी ने आके उस ट्रांजैक्शन के डेटा को एडिट करने की कोशिश की, तो जितने भी मेंबर हैं वो सब ये वेरीफाई करके बता सकते हैं कि आए ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। अब हैकर कभी इसमें अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका भी फैसला होगा वो मेजॉरिटी का फैसला होगा। तो ये कुछ ऐसे इशू थे जो कि मौजूदा बैंकिंग सिस्टम में है और इसको ब्लॉकचेन मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर सकता है और ये एक ऐसा सिस्टम ला सकता है जिसमें कोई ओनर नहीं होगा, आपके पास तमाम अथॉरिटी होगी। अब इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को सीखा कहाँ से जाए? तो ये जो ब्लॉकचेन जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो आई थिंक 2009 में हुआ था। सतोशी नाकामोरा के स्टूडेंट ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसको सीखा कहाँ से जाए? तो ये बहुत ही आसान तरीका, आप घर बैठे सीख सकते हैं। जितने भी लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप लोग PIAIC.org की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर इनरोल हुए। ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए 1 साल का कोर्स ब्लॉकचेन का आराम से कर सकते हैं, जिसमें 4 सेमेस्टर में डिवाइड है, 3-3 महीने के। और सिर्फ ब्लॉकचेन ही नहीं, आपको उनकी वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड नेटिव के अलावा दूसरे भी सब्जेक्ट हैं जिनका कोर्स अवेलेबल है। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।